लेकिन तुम्हारे क्लिनिक से निकलकर महामाया जाने और लौटने के वक्फे में, जो कि 25-30 मिनट का होगा, यहाँ कोई नहीं होगा। उस दौरान तुम्हारा रेगुलर या कैजुअल पेशेंट यहाँ पहुँच गया तो तुम्हारी अलीबाई का क्या होगा? तो वो तो गवाह होगा ना इस बात का कि उस वक्त तुम यहाँ नहीं थी। राइट। सिंगला ने कुछ सोचा, फिर बोला, महामाया के लिए रवाना होने से पहले मैं रिसेप्शन की बत्तियाँ बंद करके जाऊँगा। तब सिर्फ पीछे एग्जामिनेशन रूम की बत्ती चल रही होगी, जिससे होकर आगे टॉयलेट का रास्ता है। तुम्हारे कहे मुताबिक यहाँ कोई पहुँचेगा और उस बाबत मेरे से सवाल होगा, जो कि मुझे यकीनन पक्का मालूम है कि कभी नहीं होगा। तो मैं कह दूँगा कि मैंने पार्टी में जाना था, जिसकी वजह से मैंने क्लिनिक जल्दी बंद कर दिया था, और उस घड़ी में मैं पीछे नहा धो रहा था, कपड़े बदल रहा था, पार्टी के लिए तैयार हो रहा था वगैरह। बाहर कॉल बेल है। शावर की आवाज़ में मुझे सुनाई नहीं दिया, या मैंने जानबूझ के जवाब नहीं दिया था क्योंकि मुझे पार्टी में पहुंचने में देर हो रही थी। वैसे यूँ कोई पेशेंट आता नहीं है। इलाके में सबको मालूम है कि क्लिनिक 8 बजे बंद हो जाता है। तुम्हारे रेगुलर पेशेंट्स में से किसी के साथ कोई इमरजेंसी भी हो सकती है, और इस वक्फे में वो तुम्हें फ़ोन कर देता है, तो उसका इंतज़ाम मैं पहले कर चुका हूँ। मैं 2 महीने के लिए तुम्हारे साहब के साथ परदेश के दौरे पर जा रहा हूँ। उस दौरान अपने पेशेंट्स का ख्याल रखने के लिए मैंने एक मेहता नाम के डॉक्टर का ऑल्टरनेट इंतज़ाम किया है, जो कि दादर के इलाके में भी उपलब्ध है। मैंने एक ऑटो आंसरिंग मशीन खरीदी है और उस इंतज़ाम से ताल्लुक़ रखती जानकारी उस मशीन में फीड कर दी है। वो मशीन क्लिनिक के जनरल फ़ोन से जुड़ी हुई है। ऐसी कोई कॉल आएगी तो मशीन से अनाउंसमेंट होगी कि डॉक्टर सिंगला उपलब्ध नहीं है और उनकी अनुपस्थिति में सहायता के लिए कृपया फलां नंबर के डॉक्टर AK मेहता MD से संपर्क करें। दैट्स वेरी गुड। और इस संदर्भ में तुम भी याद रखना, तुम मुझे कॉल करो या कॉल करने का बहाना करो, ये काम तुमने मेरे प्राइवेट लैंडलाइन पर करना है, जो यहाँ मेरे इस निजी कक्ष में बजती है। 8:15 बजे जब डॉक्टर जसवाल को फ़ोन करने को बोलो तो उसे भी यही नंबर बताना। उसके पास तुम्हारा मोबाइल नंबर है? हाँ है। उसने मोबाइल पर फ़ोन किया तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि मोबाइल पर हुई बात इस बात का सबूत नहीं बन सकेगी कि मैं उस वक्त अपने क्लिनिक पर था। फ़ोन डॉक्टर जसवाल की जगह कोठारी ने किया तो वो ज़रूर ही मोबाइल पर करेगा। इसका हल ये है कि मैं उस वक्फे में अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दूँगा। स्विच ऑफ किस लिए? बैटरी चार्ज करना भूल गया था, फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, या वो स्विच ऑफ किया गया हो। कॉल करने वाले को तो एक ही बात लगेगी। और कोई बात? और तुम बोलो, मसलन गन की बाबत। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि साइलेंसर समेत गन की मौका वारदात से ही बरामदगी ज़रूरी है, ताकि वो अंडरवर्ल्ड जॉब लगे, सुपारी किलिंग लगे। इसी वजह से ये ज़रूरी है कि गन की शिनाख्त ना होने पाए, क्योंकि सुपारी किलर्स ऐसा ही अनट्रेसेबल मर्डर वेपन इस्तेमाल में लाते हैं, और ये दस्ताने भी इसलिए हैं ताकि गन पर किसी तरह के फिंगरप्रिंट्स ना बने। दास्तानों का, ग्लव्स का वजूद जाहिर है कि बाद में मैं ख़त्म कर दूंगा। गुड। इससे एक बात मेरे ध्यान में भी आई है। सुपारी किलर अपने काम से काम रखते हैं, वो अपने काम को अंजाम देते हैं बस। क्या मतलब? फ्रिंज बेनिफिट्स की तलाश में नहीं रहते, दाएं बाएं नहीं झाँकते। मेरा कहने का मतलब है मनी बेल्ट सदा 24 घंटे पहनता है, सोते वक्त भी नहीं उतारता, तो उसमें लाखों रुपया होता है। रुपया नहीं तो फॉरेन करेंसी होती है, जेम्स होते हैं। मनी बेल्ट गायब पाई गई तो वो सुपारी किलिंग नहीं जान पड़ेगी। गायब क्यों पाई जाएगी? समझो। क्या? ये कि मैं मनी बेल्ट में मौजूद माल का लालच करूँगा। कत्ल के बाद जहाँ मुझे एक सेकंड फालतू नहीं रुकना, वहाँ उसके जिस्म से मनी बेल्ट अलग करने के लिए रुकूंगा, ताकि ऊपर से उसका क्लब मैनेजर आ जाए और मुझे रंगे हाथों पकड़ ले। यू गेट द पिक्चर गोल्डी। मेरे कहने का मतलब यही था। दुधारू गाय हाथ में आ रही है तो बकरी के दूध का लालच नहीं करना। अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, वरना ऐसे पते की बात मुझे कौन बताता। तुम तो बुरा मान रहे हो। बिल्कुल भी नहीं। सॉरी, अब छोड़ो भी और बोलो, कुछ और कहना है? सिवाय एक बात के, आई लव यू गोल्डी। आई नो दैट, इसलिए हर वक्त वो बात दोहराने की ज़रूरत नहीं। शुक्रवार इत्तेफाक से डॉक्टर सिंगला की प्रैक्टिस का निहायत बिजी दिन बन गया। इतना कि उसे अपने शाम के प्रोग्राम में
विघ्न आने का अंदेशा सताने लगा, लेकिन आखिरकार शाम की 2 हाउस कॉल कैंसिल हो जाने की वजह से सब कुछ उसके नियंत्रण में आ गया। 7 बजे उसने नर्स की छुट्टी कर दी और रिसेप्शन एरिया की बत्तियां बुझा दी। उसने रिसेप्शन के फ़ोन के साथ जुड़ी ऑटो आंसरिंग मशीन चालू की और अपने कक्ष में पहुंचा, जहां उसने सबसे पहले अपनी मेज़ के दराज में से विस्की की बोतल बरामद की, एक बड़ा सा ड्रिंक बनाकर हलक से उतारा। हौसला मजबूत करने के लिए, मुहिम कोई भी हो, हौसला ज़रूरी है। वो टॉयलेट में पहुंचा, जहां उसने फिर से शेव की, शावर बाथ लिया और गीला तौलिया उसने जानबूझ के टॉयलेट के फर्श पर डाल दिया। वैसे ही शेव का सामान भी उसने वॉश बेसिन पर ही रहने दिया। जैसे पार्टी की तैयारी की अफरा तफरी में वो काम जल्दबाजी में किया हुआ लगे। उसने स्टील की अलमारी से नई कमीज़ का नया सूट निकाल कर पहना और मैचिंग टाई लगाई। रिवॉल्वर उसने पतलून की बेल्ट में खोस ली और ऊपर से कोट के बटन बंद कर लिए। साइलेंसर और दस्तानों को उसने कोट की 2 भीतरी जेबों में डाला। अब वो तैयार था। उस ख्याल से पहली बार उसके जिस्म में डर की झुरझुरी दौड़ी। उसने अपने कक्ष में जाकर विस्की की बोतल फिर बरामद की और उसको मुंह से लगाकर एक बड़ा घूंट पिया। हिम्मत मर्दा, मर्द दे खुदा। रवानगी से पहले एकाएक उसे ख्याल आया। अपने निजी फ़ोन का रिसीवर उसने क्रेडल पर से उठाकर फ़ोन के बाजू में मेज पर रख दिया। अब उसकी गैर हाजिरी में कोई वो फ़ोन बजाता तो उसे बिजी सिग्नल मिलता और वो यही समझता कि डॉक्टर फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। लौटकर डॉक्टर जसवाल की कॉल रिसीव करने के लिए वो रिसीवर को वापस क्रेडल पर रख सकता था। 8 बजने में 20 मिनट पर टाइम की गुंजाइश रख के वो बाजू के दरवाजे से चुपचाप वहाँ से बाहर निकला और अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा। 10 मिनट बाद वो होटल महामाया के सामने सड़क के पार के बरामदे के एक खंबे की ओट में खड़ा था। वो इंतज़ार करने लगा। उसकी निगाह पैनी होती हुई होटल के बाएं से दाएं, दाएं से बाएं फिरती रही और इसी वजह से उसे सदानंद पुणे का तभी दिखाई दे गया जबकि वो होटल से काफ़ी पर एक टैक्सी में से उतरा। भाड़ा लेकर टैक्सी के चले जाने तक वो वहीं खड़ा रहा। फिर अपना ब्रीफकेस संभाले संतुलित कदम रखता वो होटल की तरफ बढ़ा। 8 बजने में ठीक 6 मिनट पर वो ग्लास डोर लांद कर होटल की लॉबी में दाखिल हो रहा था। सिंगला ने कुछ का इंतज़ार किया और फिर खंबे की ओर से निकला। उसने सड़क पार की और होटल के बाजू की गली में कदम डाला। अब उसके सामने एक बड़ा सस्पेंस था। क्या गली का दरवाज़ा उसे खुला मिलता? ये बात उसे इसलिए सोचनी पड़ रही थी क्योंकि पुणे का फ्रंट से लॉबी के रास्ते होटल में दाखिल हुआ था। साइड डोर का ऐसा बिल्डअप उसको पेश किया गया था कि सिंगला उसके साइड डोर से ही होटल में दाखिल होने की अपेक्षा कर रहा था। वो बंद दरवाजे पर पहुंचा। धड़कते दिल से उसने हौले से उसको धक्का दिया। दरवाजे का पल्ला निशब्द चौखट से अलग हुआ। उसने चैन की सांस ली, दरवाजे को और खोलकर गर्दन भीतर डालकर दाएं बाएं झाँका। गलियारा खाली था। वो भीतर दाखिल हुआ। अपने पीछे उसने दरवाज़ा बदस्तूर बंद कर दिया। उसने दस्ताने निकाल कर पहने और सीढ़ियों की ओर बढ़ता हुआ साइलेंसर को गन की नाल पर चढ़ाया। सीढ़ियों के आधे रास्ते उसने गन का सेफ्टी कैच हटा दिया और गन वाले हाथ को कोट की भारी जेब में डाल दिया। थाड़ थाड़ बजते दिल के साथ वो रूट नंबर 102 के फ्रंट दरवाजे पर पहुंचा। बाएं हाथ से उसने हौले से दरवाजे पर दस्तक दी। तत्काल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। ज़रूर इसलिए क्योंकि अभी जिसने आना था किसी क्लब के मैनेजर ने, शायद उसके आने का टाइम नहीं हुआ था। फिर दरवाज़ा खुला। चौखट पर सदानंद पुणे का प्रकट हुआ। सिंगला ने फुर्ती से अपना गन वाला हाथ कोट से बाहर निकाला और नाल का रुख पुणेकर की तरफ किया। पुणेकर के चेहरे पर ऐसे भाव आए जैसे जो वो देख रहा हो उस पर यकीन ना आ रहा हो। उसकी आंखें फैल गईं, निचला जबड़ा लटक गया। सिंगला ने गन की मोशन से ही उसे पीछे हटने का इशारा किया। वो पीछे हटा तो पूर्ववत उस पर गन ताने सिंगला आगे बढ़ा। खाली हाथ से उसने धीरे से अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। दोनों की निगाहें मिली। सिंगला पुणेकर के फट पड़ने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से कोई बोल ना फूटा। पूर्ववत हक बकाया वो कभी गन को तो कभी सिंगला की सूरत को देखता रहा। सिंगला के जबड़े पीछे उसकी पकड़ गन पर मजबूत हुई। गन वाली बाँह तनी और उंगली ट्रिगर पर कसी। तब भी उसके पीछे बंद दरवाज़ा जोर से भड़बड़ाया गया। सिंगला के प्राण कांप गए। आतंकित भाव से उसने पीछे दरवाजे की तरफ देखा। बिजली की फुर्ती से पुणेकर ने उसके गन वाले हाथ पर झपट्टा मारा और गन सिंगला के हाथ से निकलकर पुणेकर के अधिकार में पहुंच गई। पुणेकर ने उसको गिरेबान से थामा और
घुमाकर जोर से धक्का दिया। सिंगला भड़बड़ा कर पीछे पड़ी एक सोफ़ा चेयर पर जाकर गिरा। मूर्ख, बलि का बकरा, मिट्टी का माधो, कठपुतली। बाहर के दरवाजे पर एक जोर से दस्तक पड़ी और फिर उसकी मूठ घूमने लगी। पुणेकर झपट कर भीतर बेडरूम में पहुंचा। उसने गन को एक तकिए के नीचे छुपा दिया और वैसे ही झपट कर वापस लौटा और उसी वेग से दरवाज़ा खुला। चौखट पर हाथ में गन लिए एक मजबूत विशालकाय व्यक्ति प्रकट हुआ। सिंगला ने डरे हुए भाव से उसकी तरफ देखा, क्योंकि वो पुणेकर का कोई क्लब मैनेजर नहीं हो सकता था, क्योंकि ना तो वो सूट पहने थे और ना ही हाथ में ब्रीफकेस था। और गन? पुणेकर के मुलाकाती के हाथ में गन का क्या मतलब? क्या माजरा था ये? पुणेकर साहब, सब ठीक है? आगंतुक भारी खड़खड़ाती आवाज़ में बोला। हाँ भाई ठीक है, भीतर आओ, संतुलित स्वर में पुणेकर ने जवाब दिया। उस आदमी ने कमरे के अंदर कदम रखा। पुणेकर ने खुद जाकर दरवाज़ा भीतर से बंद किया। अजय सिंह, हाथ में गन किस लिए? हटाओ इसे, भाई मेरा दिल कमज़ोर है। उस शख्स ने अपना गन वाला हाथ अपनी जैकेट की जेब में डाल लिया और शक के भाव से सिंगला की ओर देखा। डॉक्टर साहब, ये अजय सिंह है, महामाया का सिक्योरिटी ऑफिसर, और ये मेरे पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला है। पर्सनल फिजिशियन? हेलो डॉक्टर। जवाब में सिंगला सिर्फ सहमति में सर हिला पाया। भाई हुआ क्या? इस हाय तौबा का मतलब क्या हुआ? पुणे का अजय सिंह से संबोधित हुआ। मैं खुद कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ सर, लगता है किसी ने वाहियात मजाक किया। अभी अभी नीचे मेरे ऑफिस में किसी औरत का फ़ोन आया जो बड़े उत्तेजित लहजे में बोली कि उसने स्ट्रीट नंबर 102 में गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। कमाल है, औरत? अब क्या पता सर कौन थी, लाइन पर तो वो टिकी ही नहीं थी, बस ये एक फिक्रा बोला और लाइन काट दी। उसने यहाँ गोली चलने की आवाज़ सुनी थी तो होटल में ही रह रही हुई होगी ना? हाँ सर, हो सकता है, मैं अभी मेहमानों को चेक करूँगा, उसके बाद शायद कुछ पता चले। किस वक्त फ़ोन आया था? जी वो 8 बजने में 5 मिनट पर। मेरे ऑफिस में मेरे सामने की दीवार पर क्लॉक लगी हुई है, तो मुझे बिल्कुल टाइम का अंदाज़ा रहा। वो कॉल रिसीव करते ही मेरी उस पर निगाह पड़ी थी, तो मैंने उसे 7:55 बजाते पाया था। फिर तुमने क्या किया? अपनी ड्यूटी की। फ़ौरन उठ के खड़ा हुआ और स्टाफ को निकासी के सारे रास्ते ब्लॉक करने का हुक्म दिया और यहाँ आया। कमाल की फुर्ती दिखाई। खुशी है मुझे, यहाँ की सिक्योरिटी का इंतज़ाम इतना मुस्तैद है, लेकिन बात तो झूठ निकली। तो अच्छी बात है पुणेकर साहब, आप हमारे इतने इम्पॉर्टेंट कस्टमर हैं, अगर आपको कुछ हो जाता तो ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम था। गनीमत है कुछ नहीं हुआ, कॉल झूठी निकली। सच में यहाँ किसी ने आप पर गोली चलाई होती तो वो शख्स यहाँ से बच के नहीं जा सकता था। शाबाशी का काम किया तुमने। तो यहाँ सब खैरियत? तुम्हें अभी भी शक है? नहीं, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, माफ़ी चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अब जाके अपने स्टाफ को निकासी के रास्ते खोलने का हुक्म दो, वरना होटल के मेहमानों को परेशानी होगी। जी हाँ, ख़ास तौर से मेरे एक मेहमान को, जो कि आने ही वाला है। आने वालों पे कोई पाबंदी नहीं होगी सर, लेकिन अभी मैं जाकर सब देखता हूँ। उसने घूमकर दरवाज़ा खोला तो बाहर हाथ में ब्रीफकेस लिए एक सूट बूटधारी अधेड़ व्यक्ति को खड़े पाया। सिंगला की निगाह अपने आप ही कलाई घड़ी की तरफ उठ गई। ठीक 8 बजे थे। ज़रूर वो शख्स पुणेकर का क्लब मैनेजर था, जो अपेक्षानुसार ऐन सही वक्त पर वहाँ पहुँचा था। आगंतुक की निगाह अजय सिंह पर पड़ी तो वह हड़बड़ाया। सर, अगर आप बिज़ी हैं तो मैं थोड़ी देर में आता हूँ। नहीं सिंह साहब, आओ। तत्काल अजय सिंह वहाँ से रुखसत हुआ। आगंतुक ने भीतर कदम रखा, कुर्सी पर ढेर सिंगला को देखा और ठिठका। अपना आदमी है, दरवाज़ा बंद करो, इधर आओ। आगंतुक ने आदेश का पालन किया। पुणेकर ने उसके हाथ से ब्रीफकेस ले लिया, उसे सोफे के करीब की साइड टेबल पर रखा। फिर वो भीतर बेडरूम में से अपना ब्रीफकेस लेकर आया। उसने ब्रीफकेस जबरन आगंतुक को थमाया। माल की अदला बदली और हिसाब किताब का वक्त नहीं है, इसलिए ये ब्रीफकेस ही ले जाओ, कहीं और जाकर माल चौकस करो। कोई गड़बड़ हो तो बोलना, मैं भी कोई गड़बड़ होगी तो बोल दूंगा। ओके? जी सर। हाँ, एक बात और, इस जगह पर आज ये तुम्हारी आखिरी फेरा था, आइंदा के लिए से भूल जाओ। नई जगह और नए शेड्यूल की खबर तुम्हें मैं कर दूंगा। जाओ। उसने अपने बॉस का अभिवादन किया और चुपचाप वहाँ से कूच कर गया। पुणेकर ने मजबूती से भीतर से दरवाज़ा बंद किया और वापस घूमा। कितनी ही देर वो अपलक सिंगला को देखता रहा। सिंगला उससे निगाह मिलाने की ताब ना ला सका। वो बेचैनी से पहलू बदलता रहा।
फिर उसके सामने से गुजरता पुणे का बेडरूम में गया। वो वापस लौटा तो उसके हाथ में विस्की का गिलास था। पियोगे? सिंगला बड़ी कठिनाई से इनकार में सर हिला पाया। जाओ, एक बार टॉयलेट होकर जाओ और अपनी शक्ल देखो कि क्या लग रही है तुम्हारी शक्ल, और कुछ नहीं तो जाके मुँह ही धो लो, पसीने से भीगा हुआ है। सिंगला ने जेब से रुमाल निकाला और कांपते हाथों से अपने चेहरे पर फेरा। तब उसे याद आया कि वो दस्ताने पहने था। उसने अपने दोनों हाथ कोट की जेब में छुपाने की कोशिश की। उतारो इन दस्तानों को। बढ़िया आइटम काबू में की है, बिल्कुल पता नहीं लगता कि पहने हुए हो। सिंगला ने वैसी कोई कोशिश नहीं की। कोशिश करता भी तो शायद सारे जिस्म में दौड़ती कपकपी की वजह से कामयाब ना हो पाता। मेरी जान जाने वाली थी, इसलिए मैं भी कम थराया हुआ नहीं हूँ। मैं भी आता हूँ। वो टॉयलेट के दरवाजे पर पहुँचा। उसने उसे खोला। भीतर कदम रखने से पहले ठिठका, घूमा और फिर बोला, मेरे पीछे तुम कई काम कर सकते हो। गन अभी भी तकिए के नीचे है। जो कोशिश अजय सिंह की वजह से पहले नाकाम रही वो तुम फिर कर सकते हो। यहाँ से भाग सकते हो और भी कुछ सूझे तो कर सकते हो, सोच लेना। वो टॉयलेट में दाखिल हो गया। उसके पीछे दरवाज़ा बंद हो गया। पीछे सिंगला की अपनी जगह से हिलने की हिम्मत न हुई। हालात ने जो पलटा खाया था उस पर उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था। उसकी हालत ऐसी थी जैसे उसे लकवा मार गया हो। बेडरूम तक जाना तो दूर की बात, उसे तो शक था कि वो उठ के अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता था। वो बाहर का रुख नहीं कर सकता था। अब क्या होगा उसका? ये तो जाहिर था कि वो खतरनाक आदमी उसे ज़िंदा नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन कैसे मारेगा? ज़रूर तड़पा तड़पा कर। टॉयलेट में फ्लश चलने की आवाज़ आई तो वो अपने ख्यालात से उभरा। पुणेकर ने वापस कमरे में कदम रखा तो सिंगला ने देखा कि उसके हाथ में 2 सुलगे हुए सिगार थे। लो, तुम्हारी हालत से ही लगता नहीं कि तुम सिगार सुलगा पाते, इसलिए तुम्हारा काम मैंने किया। कश तो खींच लोगे ना, या वो भी नहीं? सिंगला के मुंह से बोल ना फूटा। कुछ तो जवाब दो डॉक्टर साहब। हाँ, वो मैं लगा लूँगा। बड़ी मुश्किल से सिंगला सिगार का एक छोटा सा कश लगा पाया। शाबाश, हौसला देने में सिगार भी विस्की का काम करता है। इत्मीनान से कश लगाओ, अभी हिम्मत लौट जाएगी तुम्हारी। वो बेडरूम में गया और तकिए के नीचे से गन निकाल कर लाया। आंखें सिकोड़े बहुत गौर से उसने गन और नाल पर से उतार कर साइलेंसर का मुआयना किया। एक बार उसने हैरानी से सिंगला की तरफ देखा, फिर गन और साइलेंसर को साइड टेबल पर पड़े ब्रीफकेस में बंद कर दिया। तबीयत सुधरी तुम्हारी? उसके लहजे पर हैरान होते हुए सिंगला ने सहमति में सर हिलाया। अपनी हालत जैसे किसी मरीज़ का मुआयना किया होता तो उसकी हालत को किन लफ्ज़ों में बयान करते? उसने उत्तर नहीं दिया। अभी एहसास हुआ या नहीं हुआ कि तुम्हें कैसे उल्लू बनाया गया है, कैसे इस्तेमाल किया गया है? क्या क्या कह रहे हैं आप? सिंगला बड़ी मुश्किल से बोल पाया। मैंने ठीक ही कहा था कि तुम बिल्कुल बेवकूफ़ हो। मुझसे पूछ रहे हो? अभी भी नहीं सूझा? आँख और अकल दोनों से पैदल हो, ना देख सकते हो ना समझ सकते हो। ये कि तुम्हें मेरी बीवी और उसके यार ने फिट किया है। यार? कौन? हमारा फाजिल दोस्त एडवोकेट कपिल कोठारी। कोठारी? यार? लगता है मेरी बीवी ने कोठारी के बारे में तुम्हें कभी कुछ पता नहीं लगने दिया या झूठ बोला। कितनी शर्म की बात है, इस औरत ने अपना असली टैलेंट कभी नहीं पहचाना। कपड़े उतारने की जगह एक्टिंग करने का सोचती तो ज़्यादा तरक्की करती। लेकिन नमिता और कोठारी? हाँ, कोठारी है नमिता का असली यार। तुम हो कैजुअल वर्कर, मैडम के नाज नखरे उठाने वाले मजदूर। तुम हिलाते कुत्ते। लेकिन कोठारी? सिंगला बस फुसफुसा पाया। कोठारी इतना काबिल आदमी हो, दिमाग वाले डॉक्टर हो, शक नहीं हुआ तुम्हें? वो शक तो हुआ लेकिन टिका नहीं। कई बार महसूस किया कि दोनों के बीच कुछ था, लेकिन फिर लगा कि गलत है। इश्काए हुए आदमी के साथ ऐसा ही होता है। उस घड़ी उसे याद आया कि उसके ऑफिस में उसकी तीसरी विजिट के दौरान उसने साफ हिंट दिया था कि उसे कोठारी के अपनी बीवी से अफेयर की खबर थी। उसने उसे कोठारी से खबरदार रहने की सलाह दी थी, जिसका मतलब था कि उसे उसके नमिता से ताज़ा बने ताल्लुकात का भी कोई अंदाज़ा बराबर था। उसी संदर्भ में उसने एक नामुराद जज्बा बताकर हसरत का जिक्र भी किया था। आप प्लीज़ कोठारी की बात कीजिए, जानना चाहते हो उसके बारे में? कोठारी 10 साल से मेरे साथ है।
मेरा सबसे करीबी है, मेरा वकील, मेरा ट्रबल शूटर ही नहीं, ओमेगा का टॉप एग्जीक्यूटिव है, डायरेक्टर। डॉक्टर देश पांडे ने जब अपने रिटायरमेंट की बात कही थी तो तुम्हारे ख्याल से किसने उसकी जगह लेने के लिए ऐन सही आदमी के तौर पर तुम्हारा नाम सुझाया था? कोठारी। और जानते हो किस लिए? कोठारी और नमिता ने तुम्हें ट्रैप किया। तुम क्या समझते हो नमिता तुम्हारे ऊपर ऐसी खुद ही मर मिटी? ये तुम्हारी खुशफहमी है डॉक्टर साहब। कोठारी ने ही मुझे इसरार किया है कि तुम्हें अपना फैमिली फिजिशियन बनाओ। तुमको गार्जन बैंक से लोन का कंसाइनर उसने करवाया, उसी ने तुम्हारा बैंक का कर्जा मेरे से एक मुश्त अदा करवाया ताकि मेरा तुम्हारे पर होल्ड बन पाता, जो कि बना, और इसने तुम्हें चित कर दिया। बहुत बड़ी खुशफहमी थी आपकी डॉक्टर साहब कि नमिता अपने आप तुम पर मर मिटी। सब कोठारी ने प्लान किया और तुम्हें महज एक कठपुतली की तरह नचाया। सिंगला के मुंह से गहरी सांस निकली। कांपते हाथों से उसने सिगार का कश खींचने की कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। तुम मूर्ख तो हो, पर मैं महामूर्ख हूँ। तुम्हें तो तुम्हारी मासूमियत ने, तुम्हारी नासमझी ने उसके हाथों की कठपुतली बनाया। मैं तो ना मासूम हूँ ना नासमझ। क्यों पहले वक्त रहते मुझे ये नहीं सूझा कि उनका असल निशाना तुम नहीं मैं था। तुम्हें भी तो होश आया ना? होश होने तुम्हारे। सिंगला ने फिर स्वयं एक सहमति में सहलाया। मुझे गफलत से पूरी तरह से तो तुमने निकाला, तुम्हारा मौजूदा एक्शन ने निकाला। अब क्या करूं तुम्हारा शुक्रिया बोलूं? सिंगला खामोश रहा। पुणेकर ने सिगार का एक गहरा कश लिया, एक निगाह बिस्की के खाली गिलास की तरफ डाली और फिर वापस सिंगला की ओर से बोला, डॉक्टर बोले तो तुम्हारे में बचपना है जो तुमसे कुछ भी करा सकता है, लेकिन मैं तो एक उम्र कब का पार कर चुका हूँ और जज्बातों से दरकिनार सोच समझ कर काम करता हूँ। तुम ज़रूर समझते होंगे कि नमिता से शादी मैंने इस खुशफहमी से मुल्तबा होकर की कि पति के तौर पर मुझे वो स्वीकार करना उसके लिए सौभाग्य की बात थी। ऐसा नहीं था। अपनी कमतरी का मुझे पूरा एहसास था। शादी के वक्त मैं उससे दुगनी उम्र का था। तब वो 25 की थी और मैं 50 का। फिर शक्ल देखो मेरी, पता नहीं क्या लगता हूँ, जबकि वो इतनी हसीन थी और अब भी है। बेबाकी से कहूँ तो उसकी और मेरी हूर और लंगूर की जोड़ी थी। मुझे पूरा एहसास था कि मेरे जैसे शख्स के पास उसे हासिल करने का एक ही तरीका था, मुंह मांगी कीमत अदा करना। ये मेरी खुशकिस्मती थी कि उसे ये कबूल था। वो बिक गई, लिहाजा हमारा एक सौदा हुआ। सौदे के तहत शादी। क्या सौदा हुआ नमिता ने कभी आपको बताया या नहीं? चलो मैं ही बताता हूँ। सौदा ये था कि मैं उसे उसके माल की 5 करोड़ की मिनिमम गारंटी दूंगा और वो मुझे जब मैं चाहूँ अपना माल इस्तेमाल करने देगी। यूँ कहने से ऐसा लगता है कि जैसे मैं एक बार उसके पहलू में ढेर होता तो उठता ही नहीं, लेकिन ये बात तो नहीं थी। इसलिए मेरी अक्ल ने मुझे सुझाया, अब लगता है कि गलत सुझाया, कि मुझे उसको औरों से फ्लर्ट करने से नहीं रोकना चाहिए। ये बात मैंने उसे उस शर्त के साथ जता दी थी कि वो जो करेगी जिम्मेदारी से करेगी, अपनी हरकतों से कोई स्कैंडल नहीं खड़ा करेगी और अपने पर मेरी मिल्कियत को कभी चैलेंज करने की हिम्मत नहीं करेगी। सिंगला के कानों में कोठारी के शब्द गूंजने लगे। बीवी घूमे फिरे, मस्ती करे, चुहलबाजी करे, ये उसे मंजूर है, बशर्ते कि वापस वो बिग डैडी के पहलू में आ जाए। बिग डैडी, नमिता का मालिक, जबकि नमिता की निगाह में किराएदार। उसको ये छोड़ देना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि वो तो कोई बाज आने वाली थी नहीं। सिनेमा जाने की ज़िद करते बच्चे की बाबत माँ को पता होता है कि वो बाज नहीं आने वाला, रोकोगे तो छुप के चला जाएगा। इसलिए समझदार माँ उसे इजाज़त देने में अपनी जीत मानती है और आखिरकार उसके कहने पर ही तो गया। तुम समझे मेरी बात? हाँ। कोठारी से नमिता के अफेयर की मुझे पहले दिन से खबर थी। वो अफेयर मेरी नमिता से शादी से पहले से वजूद में था। जो बात मुझे नहीं मालूम थी वो ये थी कि उनका अफेयर मौज मेले का और जिनसी भूख मिटाने का ज़रिया नहीं था। उनके मंसूबे तो कुछ और थे। मेरे कत्ल की योजना बनाए बैठे थे, बस मुनासिब हथियार हाथ आने का इंतज़ार कर रहे थे। और जानते हो वो हथियार कौन था? वो हथियार तुम थे डॉक्टर साहब, समझे? तुम उनका वो हथियार थे जो मेरे खिलाफ उनके काम आने वाला था। तुम उनके लिए मेरा कत्ल करते और रंगे हाथों गिरफ्तार हो जाते। यूँ उनका मेरे से नहीं,
तुम्हारे से भी पीछा छूट जाता। समझे, एक तीर से दो शिकार। तुम मुझे ख़त्म कर देते और कानून तुम्हें ख़त्म कर देता। अब वो दोनों 5 करोड़ रुपए से जमा जो हाथ आ जाता ता जिंदगी ऐश करते। अब तक की कहानी कैसी लगी डॉक्टर साहब? बतौर कहानी इसमें कोई नुक्स नहीं, अच्छी लगी, लेकिन मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं। फिर तो मैं एक ही बात कहूँगा कि मैंने तुम्हारी बेवकूफ़ी को बहुत ही कम आंका। तुम तो बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो, या ये कहें कि बिल्कुल इश्क में पागल हो गए हो। हकीकत को कबूल करने में तुम्हारा कलेजा फटता है। मेरे सामने तुम्हारी हेटी होती है क्या? सिंगला से जवाब देते ना बना। मेरी हत्या करने का आइडिया तुम्हारा नहीं था। ये पहले से मुद्दत से तैयारशुदा सजाया संवारा आइडिया तुम्हारा कैसे हो सकता था? हकीकत ये है कि ये आइडिया तुम्हें सरकाया गया था, धीरे धीरे किश्तों में। तुम्हारे जहन में यूँ प्लान किया गया था कि तुम समझते हो कि तुम्हें जो सूझा या तुमने जो किया ये तुम्हारा फैसला था। ये ना भूलो, वो बीवी मेरी है। लंबे अरसा मैंने उसके साथ गुजारा है, मैं उसे जानता नहीं। सिंगला खामोश रहा। असल में यह आइडिया नमिता का भी नहीं था। ये पूरा आइडिया खुराफाती कोठारी का था। वो टॉप का हरामी है। कोठारी ने आइडिया सोचा, नमिता ने उसे आगे सरकाया और तुमने उसे अमल किया। नमिता ने तुम्हें बताया होगा ना कि कौन कौन से दिन 8 बजने में 5 मिनट से लेकर 8 बजे तक मैं इस होटल के स्वीट में अकेला होता हूँ, और गन और साइलेंसर का इंतज़ाम भी उसी ने किया होगा। सिंगला ने बेचैनी से पहलू बदला। खामोशी भी हामी होती है डॉक्टर साहब। कैसा फिट किया गया तुम्हें? एक फ़ौजी की तरह उन्होंने तुम्हें ट्रेन किया, कत्ल के लिए हासिल टाइम शेड्यूल के एक एक सेकंड की ड्रिल करवाई कि तुम आगे बढ़ोगे, गोली चलाओगे, फांसी पर चढ़ोगे। मेरा कत्ल मेरे क्लब मैनेजर के यहाँ पहुँचने के वक्त से 5 मिनट पहले होता, जब मैं यहाँ अकेला होता। वाह, क्या प्लान बनाया था! इजी सिंपल, कोई झोल नहीं, कोई लोचा नहीं, सब मशीनी अंदाज से होता। लेकिन हो नहीं पाया, क्योंकि यहाँ पर ये मेरा होटल है। मैं आता हूँ तो सब जानते हैं, और इतना आसान नहीं है पुणेकर को मारना। असल में मेरे दरवाज़ा खोलते ही तुम्हें फ़ौरन गोली चला देनी थी। तुमने गोली नहीं चलाई, और उन लोगों ने तुम्हें पकड़वाने के लिए यहाँ फ़ोन कर दिया ताकि कत्ल हो चुका होता और तुम्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया जाता। लेकिन अफसोस उन लोगों को, मुझे तो खुशी है कि ऐसा ना हुआ। तुमने मुझ पे गोली नहीं चला पाए और अजय आ गया और उससे मेरी जान बचाई। हाँ, तुम बच गए। पर वो कैसे आया? क्या बात है, दहशत से कान बंद हो गए थे या दिमाग हिल गया था? बोला तो किसी औरत ने उसे फ़ोन किया, गोली चलने की आवाज़ सुनी थी। तुम्हारे ख्याल से कौन थी वो औरत जिसने 8 बजने में 5 मिनट पर अजय सिंह को फ़ोन किया था? कौन थी वो औरत जिसने यहाँ स्वीट नंबर 102 में वो गोली चलने की आवाज़ सुनी थी जो कभी चली ही नहीं? किसे मालूम था कि यहाँ गोली चलने का शेड्यूल पहले से सेट था? मेरी बीवी के अलावा कोई नाम सूझता हो तो बता दो मुझे भी। सिंगला से कोई जवाब देते ना बना। क्यों उसने फ़ोन पर गोली चलने की खबर करते हुए दहशत का ऐसा माहौल पैदा किया कि अजय सिंह फ़ौरन यहाँ दौड़ा आया? ताकि तुम अपना काम कर चुके होते डॉक्टर साहब, तो तुम्हारा बच पाना नामुमकिन होता। तुम यहाँ पिंजरे में चूहे की तरह फंसे होते और कातिल बन जाते। षड्यंत्रकारी ज़रूर यही चाहते थे, मैं तुम्हारे हाथों मारा जाता, तुम भागने की कोशिश में यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ के हाथों मारे जाते। कातिल और मकतूल दोनों ख़त्म। और अगर इन सब बातों से तुम बच भी जाते तो नमिता का नाम वारदात में कैसे जोड़ते? वारदात की जिम्मेदारी शेयर करने के लिए उसने तुम्हें ज़रूर इस तरह से तैयार किया होगा कि तुम उसका नाम इसमें ना चाह कर भी ना घसीट पाओ। सिंगला को याद आया, नमिता ने उससे कहा था, कोई उल्टी पड़ गई, कोई पंगा हो गया, कोई गड़बड़ हो गई तो मेरा किसी बात से कोई वास्ता नहीं होगा, सब तुम्हें अकेले ही झेलना होगा, भुगतना होगा। पंगा पड़ा तो मैं किसी बात की हामी नहीं भरूंगी, हर बात से मुकर जाऊंगी। तौबा,
वो 8 बजने में 2 मिनट पर उसे कॉल करने का ड्रामा ना स्टेज करती और 8:15 बजे डॉक्टर जसवाल को उसे कॉल करने की बाबत खामोश रहती तो उसका नाम, उसकी सिंगला की हरकत से जुड़ने की कोई दूर दराज की संभावना भी बाकी नहीं थी। इतनी बड़ी साजिश! वो बड़े आराम से तुम्हारी करतूत से पल्ला झाड़ के क्लियर निकल जाती। गलत कहा मैंने? जवाब में सिंगला ने अपने सूखे होठों पर जबान फेरी। हे भगवान, क्या कोई ऐसा तरीका नहीं था जिससे पता चलता कि जो वो सुन रहा था सब झूठ था? क्या किसी करिश्माई तरीके से ये स्थापित नहीं हो सकता था कि उसको फंसाने में नमिता का कोई हाथ नहीं था? तो किसका हाथ था? किसी का तो बराबर था, कोठारी का। लेकिन वो और नमिता तो अब उसे यकीन आ रहा था एक ही थैली के चट्टे बट्टे थे, क्योंकि कोठारी को मालूम हो सकता था कि नमिता ने और उसने आपस में क्या खिचड़ी पकाई थी। नमिता के बताए बिना कोठारी को क्यों कर मालूम हो सकता था कि उस रात महामाया के स्वीट नंबर 102 में क्या होने वाला था, किसके साथ होने वाला था, किसके लिए होने वाला था। लगता है तुम्हें आत्मग्लानि हो रही है। भद्र पुरुष हो ना, डिसेंट आदमी, और अब खुद को वैसा पा रहे हो जैसे आइंदा तुम्हें दुनिया देखेगी। कैसा? अक्खा इडियट, अकल का अंधा, जिसकी अपनी माशूक के लिए उतनी ही अहमियत थी जितना कि उस खाली बोतल की होती है जो फेंक दी जाती है या कबाड़ी को सौंप दी जाती है। ज़रूर तुम्हारा जी चाह रहा होगा कि कहीं छुप जाओ, अपने जख्मी वजूद को सहलाओ। जैसे जोश और जुनून से इन हुए थे वैसे ही दुम दबाते आउट हो जाओ। नमिता, कोठारी, ओमेगा, मेरे से, ख़ास तौर से मेरे से नहीं। हाँ, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो सकती है, मैं तुम्हारा लिहाज कर सकता हूँ। सिंगला ने सक पकाकर सर उठाया। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक आई। तड़पा तड़पा के मारने की जगह आसान मौत दे सकता हूँ। आपने कभी मुझे दोस्त कहा था? कहा था, दिल से कहा था। तुम मुझे शुरू से पसंद हो और तुमसे दोस्ताना हरकतों की उम्मीद करता हूँ, लेकिन तुम जिस मंसूबे से यहाँ पहुँचे उससे तुम्हें दोस्त कहा जा सकता है? सिंगला का सर झुक गया। तुमने सजावट काम ये नहीं किया कि मुझे मारने का इरादा किया और उस इरादे के साथ तैयार होकर यहाँ पहुँचे। तुमने सजावट काम ये किया कि अपने इरादे को अमली जामा ना पहना सके। क्यों तुम्हें यार मार बनना कबूल हुआ? वो मेरे पर दीवानगी तारी थी। तभी तो आपने मैडम की 5 करोड़ वाली शर्त कबूल की थी। और आप पे भी थी। जैसे मैं भूल गया कि उस औरत के आगे दुनिया ख़त्म नहीं होती, वैसे आप भी तो भूले। वो शर्त मैंने इसलिए कबूल की थी कि मैं समझता था कि इस औरत के सामने दुनिया ख़त्म थी। अच्छा, आप भी ऐसा समझते थे? और क्या, वो 5 करोड़ का बैंक डिपॉजिट झुंझुना है। बच्चा अगर हुमकना बंद कर दे तो झुंझुना वापस लिया जा सकता है। लेकिन आप ये कैसे कर सकते हैं? नमिता, मतलब मैडम कहती हैं कि ट्रस्टीशिप का प्रावधान कहता है कि आप उस रकम को छू नहीं सकते। अच्छा, तुम्हें तो बहुत मालूम है। एक ही शर्त पर कि मैडम आपको तलाक दे दे। और वो भला आपको तलाक क्यों देगी? बोलूँगा तो देगी। तुम हकीकत को झुठला रहे हो डॉक्टर। तुम भूल गए मैं कौन हूँ। मैं सदानंद पुणेकर हूँ। जो मैं चाहता हूँ कहता हूँ, लोग वो करते हैं। लेकिन वो आपकी बीवी हैं, लोग नहीं। आप ये कहना चाहते हैं कि मैडम को तलाक देंगे तो वो आपको तलाक दे और आपका हुक्म मानेगी? हर कोई मानता है, अपनी मिसाल ले लो। लेकिन वो ऐसा क्यों करेंगी? उसके हाथ से 5 करोड़ रुपये चला जाएगा। नहीं मानेगी तो डिमोलिशन स्क्वाड है ना। तो आप उसे यूं डिमोलिश करेंगे कि जैसे एक्सीडेंट में मरी हो या स्वाभाविक मौत पर मरी हो। उसने अमृत तो नहीं पिया। और ये जो ट्रस्टीशिप का पेच है उसको आप कैसे हल करेंगे? सब हो जाएगा डॉक्टर साहब। मेरी एक मजबूरी ऐसी थी जो तब भी थी और आज भी है और आइंदा भी रहेगी। अपनी हवस पर और अपनी सनक पर 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की मेरी हैसियत नहीं थी। मैंने ऐसा किया, रुपया बैंक में जमा करवाया और ट्रस्टीशिप में करी, लेकिन अमानत में ख़यानत करके करी। उसकी जिसको मेरी करतूत की खबर लग गई तो मेरा मुकाम जहन्नुम होगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अच्छा छोड़ो ये बातें।
आप ये कहना चाहते हैं कि वो 5 करोड़ रुपया किसी भी सूरत में मैडम के हाथों नहीं आने वाला था? हाँ, भले ही मैं कामयाब हो जाता। हुए तो नहीं। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले तो मौजूदा हालत को ठीक से समझो। अपने आप को मेरी बीवी और मेरे काया वकील की जगह रखकर हालात पर गौर करो। मैं मर चुका हूँ और तुम या मारे जा चुके हो या गिरफ्तार हो, इसलिए ना तुम अरेबियन नाइट्स में जाकर उनके साथ ड्रिंक्स डिनर में शरीक हो सकते हो और ना मराठा मंदिर में पहुंचकर फिल्म देख सकते हो। मेहमानों की खातिर वहाँ तुम्हारी हाजिरी ज़रूरी थी, क्योंकि तुम ही तो मेरी गैर हाजिरी की सफाई देते। अब डॉक्टर जसवाल और उसकी बीवी हैरान हो रहे होंगे कि मेज़बान तो गायब और उसका नुमाइंदा भी गायब। तो मेरी गैरहाजिरी की असल वजह बीवी और कुठारी दोनों जानते हैं, लेकिन उसे ज़बान पर नहीं ला सकते। तुम्हारे बारे में कुछ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं जानता हूँ डॉक्टर हूँ तो कोई इमरजेंसी आ गई होगी। हाँ, मेहमान भी क्योंकि डॉक्टर है तो वो समझ लेगा, उसे ये बात अजीब नहीं लगेगी। बहरहाल मेरी गैरहाजिरी में वो लोग ड्रिंक डिनर से निमट कर पिक्चर देखने जाएंगे और वहाँ से फारिग होकर मेरा ड्राइवर जैसे मेहमानों को लाया था छोड़ने पनवेल जाएगा। बाकी बचे रहेंगे नमिता और कोठारी। और जानते हो वो क्या करेंगे? वो घर जाएंगे। घर मतलब तारदेव जाएंगे, जहाँ के फ्लैट में कि आजकल मेरा मुकाम है, या गोरई जाएंगे जो कि कोठारी का कॉटेज है। अपने नावल के चक्कर में आजकल वो वहाँ अक्सर होता है। वैसे भी नमिता का उन दोनों में से किसी जगह पर पहले फ्लैट पर होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके पति का कत्ल हो गया है। तभी से पुलिस विधवा से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही होगी। तो कोई बड़ी बात नहीं कि पुलिस विधवा को वहाँ लौटने के इंतज़ार में पहले से फ्लैट पर हो या कॉटेज में मौजूद हो। लेकिन उन दोनों को क्या परवाह होगी? उन्हें तो ख़ास तौर से विधवा ने अपना बयान का बखूबी रिहर्सल किया होगा। लेकिन ये क्या, पुलिस तो फ्लैट पर या कॉटेज पर है ही नहीं। पुलिस का तो कोई अता पता ही नहीं। पुलिस नहीं, कोई पैगाम नहीं, कुछ नहीं। तब उन लोगों की क्या पोजीशन होगी? उलझन में होंगे, नर्वस होंगे, या खौफजदा भी हो सकते हैं। दुरुस्त, खौफजदा तो क्या, छक्के छूट रहे होंगे, प्राण कांप रहे होंगे। फिर यहाँ से पता करेंगे। मेरा पूरा शेड्यूल जानने के बाद भी वो यहाँ से वारदात की तस्दीक करेंगे, लेकिन तस्दीक के बावजूद उनका सस्पेंस बना रहेगा। वो फ्लैट पर पहुँचेंगे तो सस्पेंस और बढ़ जाएगा। तब उनकी वाणी मुखर होगी, जो कुछ वो कहेंगे वो मैं सुनूंगा और तुम सुनोगे। जी हाँ, तभी तुम्हारी खुशफहमी दूर होगी कि तुम जो कर रहे हो अपनी मोहब्बत की खातिर कर रहे हो। तभी तुम्हें यकीन आएगा कि तुम उन दोनों के हाथों की कठपुतली हो और तुम बाकायदा यूज़ किया गया है। उठो, चलो यहाँ से। कहाँ? मराठा मंदिर में फिल्म का इंटरवल हुआ। जसवाल दंपति ने बाहर जाकर कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक लेने की पेशकश को ठुकरा दिया तो कोठारी और नमिता हॉल से बाहर निकले और स्नैक्स के स्टॉल का रुख करने की जगह एक तन्हा कोने में पहुँचे। नमिता ने कोठारी से कहा, मैं सस्पेंस से मरी जा रही हूँ, मुझे मालूम होना चाहिए वहाँ क्या हुआ। अरे वही हुआ होगा ना जो वहाँ होना चाहिए था। हाँ, मैंने महामाया के सिक्योरिटी ऑफिसर को तुम्हारा फ़ोन तो कर दिया था, लेकिन तस्दीक तो होनी चाहिए ना। मेरा तो दम निकला जा रहा है कि हुआ क्या। तुम जाके पता करो। पागल हो? किसी ने मुझे माटुंगा में, महामाया में या उसके पास देख लिया तो बाद में कभी तफ्तीश हुई तो इस बात का क्या जवाब दूंगा? पिक्चर छोड़ के, मेहमानों को छोड़ के माटुंगा कैसे पहुंच गया? कोई और तरीका? जो हुआ सामने आ जाएगा। तुम अभी इस बात को पीछा छोड़ो। नहीं, मेरी जान पर बनी है। तो फिर तुम महामाया में फ़ोन करो और गोली चलने की अपनी जो टिप तुमने दी है उसके बारे में सवाल करो। लॉबी में ही पीसीओ मौजूद था। वहाँ से नमिता ने महामाया के सिक्योरिटी ऑफिसर को फ़ोन खड़काया, जो पहले 8 बजने में 5 मिनट पर अरेबियन नाइट्स से भी खड़का चुकी थी। कुछ क्षण घंटी बजती रही और उसके बाद उत्तर मिला, वो मैंने स्ट्रीट नंबर 102 में गोली चली होने की बाबत फ़ोन किया था। क्या हुआ वहाँ? खून हो गया मैडम। ओह, और खूनी भाग गया, फरार हो गया। वो तो कौन था? मैडम आप अपने बारे में भी कुछ बताइए। आपने पहले भी अपनी बात कही और लाइन काट दी। आप होटल के किस रूम? नमिता ने हौले से रिसीवर को हुक पर टांग दिया। कोठारी ने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी तरफ देखा। काम हो गया, लेकिन आधा। वो खुद ना पकड़ा गया ना मारा गया,
और ना पकड़े जाने से बचने के लिए उसने खुद को शूट किया। वो वहाँ से भाग गया। कैसे? अब पूछने का हाल नहीं था। उसने कुछ बताने की जगह मेरे से ही सवाल पूछने शुरू कर दिए। ओह, बहरहाल असल काम तो हो गया ना। हाँ, अब क्या होगा? कुछ नहीं, शायद वो डर के मारे भाग गया है या गिरफ्तार हो गया। ज़रूरी नहीं कि गिरफ्तार हुआ। तुम उसे फ़ोन मिलाओ। नमिता ने वो काम किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उसने क्लिनिक के फ़ोन पर घंटी बजाई, वहाँ से भी कोई जवाब नहीं मिला। कहाँ चला गया? हो सकता है किसी बार में बैठा नॉर्मल होने की कोशिश कर रहा हो। उसकी फिक्र छोड़ो, हमारा असल काम तो उसने कर दिया ना। सब कुछ स्कीम के मुताबिक होना चाहिए था, लेकिन वो हुआ नहीं। वो गिरफ्तार हो गया तो सब बक देगा, खुद नहीं बकेगा तो पुलिस बकवा लेगी। कौन उसकी बात पर यकीन करेगा? उसे पहले ही समझाया नहीं जा चुका कि कोई पंगा पड़ गया तो उसे ही झेलना पड़ेगा। तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है। शो ख़त्म होने दो, मेहमानों को रुखसत होने दो। फिर जब हम तारदेव पहुंचेंगे तो तुम्हारा रहा सस्पेंस भी दूर हो जाएगा। वहाँ पुलिस तुम्हारे मकतूल की बेवा के इंतज़ार में पहले ही मौजूद होगी। फिर वो लोग ही सब कह सुनाएंगे तुम्हारे बिना कुछ पूछे। आओ चलो, मेहमान हैरान हो रहे होंगे कि हम कहाँ गायब हो गए। दोनों वापस लौटे। वक्त गुजारी के लिए जो बार पुणेकर ने चुना था वो दामले रोड पर ही था। 12:15 बजे पुणेकर और सिंगला वहाँ से बाहर निकले। पुणेकर फुटपाथ पर आकर ठिठका। यहाँ तक कैसे आए थे? वॉक करके। क्लिनिक से? तुम्हारी कार कहाँ खड़ी है? क्लिनिक पर। हाँ चलो, टैक्सी पकड़ते हैं, वहाँ चलते हैं। वहाँ पर क्यों? तुम्हारी कार लेने? तो हम यहाँ से टैक्सी पकड़कर तारदेव भी तो जा सकते हैं। अच्छा, बाहर से निकलते ही होशियारी आ गई, सलाह देने लगे। सिंगला ने नर्वस भाव से थूक निकला। मुझे तुम्हारी कार की ज़रूरत है। सिंगला ने सकपक आकर उसकी तरफ देखा। उसके आगे कोई रोल है मेरी निगाह में? टैक्सी पर सवार होकर वो दादा सिंगला के क्लिनिक पर पहुंचे और उसकी जैन में सवार हुए। पुणेकर के हुक्म पर ड्राइविंग सीट पर सिंगला बैठा और उसके निर्देश पर कार चलाता तारदेव पहुंचा। वहाँ आशा अपार्टमेंट से बहुत परे ही पुणेकर ने कार रुकवा दी। आप पैदल चलेंगे? वो बोला। हाँ, आगे मैं पैदल जाऊंगा। वो आशा अपार्टमेंट्स की 12 मंजिला इमारत के करीब पहुंचे। हमें लॉबी से नहीं गुजरना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई डोरमैन सिक्योरिटी स्टाफ हमें देखे। सिंगला ने सहमति में सर हिलाया। पिछवाड़े में फायर एस्केप की सीढ़ियाँ हैं। हम उन्हें 5वीं मंजिल पर मेरे फ्लैट पर पहुंचने का ज़रिया बनाएंगे। और इस तरह से वो अपने मास्टर बेडरूम के क्लोजेट के पास पहुंच गया। ये स्नूपर है। इसके ज़रिए इस फ्लैट के किसी भी कोने से होती बारीक से बारीक आवाज़ हम सुन सकेंगे। इसलिए ये बात अहम नहीं होगी कि उनकी आवाज़ कहाँ से आ रही है और हम कहाँ होंगे। वो कहीं भी हो, हम कहीं भी हों, वो नॉर्मल आवाज़ में बोलें या फुसफुसा कर, हमें सब सुनाई देगा। ओह, इसमें 2 हेडफोन कनेक्ट किए जा सकते हैं। टाइम आने पर एक से मैं सुनूंगा, दूसरे से तुम। क्या? सिंगला ने सहमति में सर हिलाया। हम गेस्ट रूम को अपना मुकाम बनाएंगे, जो कि अमूमन बंद रहता है। वहाँ हमारी मौजूदगी की उन्हें खबर नहीं लगेगी। और अगर लग गई तो? ऐसा नहीं होगा। बस यही होगा कि जिस उम्मीद से हम आए हैं वो पूरी नहीं होगी। हम अपनी नाउम्मीदी का मातम मनाएंगे, वो अपनी नाउम्मीदी पर हलकान होंगे। आगे आगे जो होगा सामने आ जाएगा। उसने वहाँ पहुँचने पर जो बत्तियाँ जलाई थीं वो सब बुझा दी और गेस्ट रूम के दरवाजे पर पहुँचा। उसने बिल्ट इन लॉक में चाबी लगाकर उसने दरवाज़ा खोला। दोनों भीतर दाखिल हुए तो उसने पीछे पूर्ववत दरवाजे को लॉक कर दिया। अंधेरे में ही बैठना होगा, स्मोक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि बंद फ्लैट में जले तंबाकू की हल्की सी मुश्क का भी फ़ौरन पता चलता है। उन्हें हिंट भी लगा कि फ्लैट में कोई है तो हमारा मिशन ख़राब हो जाएगा। जहाँ कोई हो वहाँ की फ़िज़ा भारी हो जाती है, इसलिए सांस भी सावधानी से लेना। समझ गए? सिंगला ने सहमति में सर हिलाया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो। आपने ये क्यों कर कहा कि 5 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की आपकी हैसियत नहीं थी? और हैसियत तब नहीं थी या अब नहीं है? अभी भी नहीं है। और आपने ये भी कहा कि उस रकम की खातिर आपने अमानत में ख़यानत की थी। हाँ भाई, कहा तो। किसकी अमानत में ख़यानत की? छोटी सी बात यह है कि मैं ओमेगा का, उसकी ओट में चलने वाले हीरोइन के धंधे का मालिक नहीं हूँ। क्या? हाँ। तो आप क्या हैं? मालिक का फ्रंट,
जनरल मैनेजर, कस्टोडियन, तनख्वाह पाने वाला मुलाजिम। आप सच कह रहे हैं? झूठ बोलने की कोई वजह, ख़ास तौर से तुमसे जो कि चंद घड़ियों का मेहमान है। मालिक कौन है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। इस राज को जानने के बाद कोई ज़िंदा नहीं रह सकता। लेकिन इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप तो मुझे वैसे भी ज़िंदा नहीं छोड़ने वाले। हाँ, ये भी ठीक है। मालिक भाई है जो दुबई से ऑपरेट करता है। इसका मतलब है वो भाई नहीं, वो भाई नहीं, वो अब कराची से ऑपरेट करता है। ये दूसरा भाई है। इस भाई का नार्कोटिक्स का धंधा ना इंटरनेशनल है और ना वो उसे इंटरनेशनल बनाना चाहता है। वो एक बड़ा खिलाड़ी बनेगा तो उसे बड़ी मुखाफलत झेलनी पड़ेगी। नतीजन जितने लेवल तक कामयाब है उतने से भी जाएगा। अभी भी कराची वाले भाई की और हांगकांग वाले बिग बॉस रिकियो फिगुएरा की मुकाफलत का खौफ उसे खुलकर खेलने से रोके हुए है। और आप उसकी ओट्स में ऑपरेट करते हैं। जिस धंधे को हर कोई आपका समझता है असल में वो उस भाई का है। 15 नाइट क्लब, ग्रांट रोड का ओमेगा का ऑफिस, हाई जेंट्री में ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन, डिमोलिशन स्क्वाड, सब उसका है। हाँ, यकीन नहीं आता। अरे डॉक्टर, धड़ल्ले से चलती 15 नाइट क्लब अपने आप में चांदी काटने का धंधा होता है। जरा अकल से काम लो। मेरा ऐसा कोई धंधा होता तो मैं नार्कोटिक्स के खतरनाक धंधे में क्यों हाथ डालता। तुम्हें याद है जब तुम पहली बार ग्रैंड रोड मेरे ऑफिस में आए थे तो तुम्हारी मौजूदगी में वहाँ एक टेलीफोन कॉल आई थी जिसे सुनते ही मैं उठ के खड़ा हो गया था, जबकि कॉल करने वाला टेलीफोन पर तो मुझे नहीं देख सकता था ना। वो रिफ्लेक्स एक्शन था। हाँ, क्योंकि वो भाई की कॉल थी। बिग बॉस बोले तो। ओह। सिंगला ने कुछ क्षण उस बात पर गौर किया। जब आपने कहा, फिर धीरे से बोला, कि ओमेगा का धंधा 40 साल से था तो मुझे ये बात सोचनी चाहिए थी। आप ओमेगा के मालिक तो नहीं हो सकते, क्योंकि तब आपकी बात पर शक करने की, आपकी हैसियत पर शक करने की कोई वजह नहीं थी, कोई बुनियाद नहीं थी। ठीक, अभी आप ये तो नहीं कहना चाहते कि मैडम को हासिल करने के अपने अभियान के तहत आपने अपने बिग बॉस का पैसा सरकाकर बैंक में 5 करोड़ रुपए जमा कराए? मैं यही कहना चाहता हूँ। इसी को तो मैंने अमानत में ख़यानत बोला। बिग बॉस को पता लग गया तो 3 साल हो गए, अभी तक तो पता लगने नहीं दिया मैंने। और आखिरकार लग गया तो आशिकी ख़त्म। मैं अपने अरमानों का गला घोटूंगा और नमिता को मजबूर करूंगा कि वो मुझे तलाक दे ताकि ट्रस्ट भंग हो जाए और वो रकम वापस मेरे कब्ज़े में आ सके और उसे आगे मैं ओमेगा में डाल सकूं। तलाक इतनी जल्दी तो नहीं होता, म्यूचुअल कंसेंट से होता है। फिर भी नहीं होगा या नमिता अड़ी करेगी तो बेचारी जान से जाएगी। आपका डिमोलिशन स्क्वाड उसका एक्सीडेंट करा देगा। बहुत तरीके हैं मेरे पास। अगर मैडम को इसकी खबर लग जाती तो? कैसे लग जाती खबर? जिस बात की इस धंधे के प्रोफेशनल्स को आज तक खबर नहीं लगी, उसे कैसे लग जाती? कोठारी के ज़रिए? नहीं, वो मेरे बहुत राज जानता है, लेकिन सारे नहीं। और कोठारी, हाँ, उससे अगर खबर होती तो वो नमिता को खबरदार करता, क्योंकि वो नमिता को मुझसे पहले जानता है। पर ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। आपने मुझे क्यों बताया? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मरने से पहले तुम सस्पेंस के साथ मरो। तो बहरहाल ये मैडम की खुशफहमी है कि वो अंत में 5 करोड़ की मालकिन बन जाएंगी। इसके अलावा और भी खुशफहमियाँ हैं जिन्हें दूर करने का वक्त आ गया। वो समझती है कि प्राइवेट बीच, प्राइवेट पायर वाला गोरही का विशाल कॉटेज मेरा है। वो 30 फुट लंबा केबिन क्रूज़र मेरा है जिस पर मैं वीकेंड पर फिशिंग के लिए निकलता हूँ, और ये फ्लैट मेरा है। यानी कि ये सब बिग बॉस का है। आपने मैडम को इतना बड़ा धोखा दिया? मैंने उसे कोई धोखा नहीं दिया। फिर भी कोई धोखा हुआ तो वो खुद अब उसके लिए जिम्मेदार है। 3 साल से वो हर तरह के ऐश कर रही है तो मेरी वजह से कर रही है। ओमेगा में मेरी हैसियत कुछ भी है, लेकिन उसकी हैसियत पर तो मैंने हर्फ नहीं आने दिया। उसकी हैसियत पर हर्फ ना आने देने की मिसाल इससे बड़ी क्या हो सकती है कि मुझे उसके ख़ास यार की वाकफियत है, फिर भी मैं खामोश हूँ। मैं सदानंद पुणेकर, जो कोठारी की हस्ती मिटा सकता था, माशूक ढूंढती ही रह जाती कि आशिक कहाँ गायब हो गया, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। जानते हो क्यों? कोठारी शादी से पहले से नमिता का यार था।
क्योंकि वो औरत मेरी कमज़ोरी है। मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलता, तोहफा बताकर रिश्वत देता हूँ। और अभी आपने 3 दिन पहले नई सोनाटा कार दी। अच्छा, खबर लग गई तुमको भी। समझ लो यही बात है। बल्कि यूँ समझो जैसे कार का तोहफा दिया वैसे यार का तोहफा भी तो दिया। मैंने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी। मानी तो एक औरत से मानी जिसे कि मैंने हर मनमानी करने की छूट दी, लेकिन अब नहीं। वो मेरे कत्ल की साजिश रचे, उसका मेरे पहलू में क्या मतलब? लेकिन वो कभी कबूल नहीं करेगी कि वो साजिश में शरीक थी। आप भी हरगिज़ कुछ साबित नहीं कर पाएंगे। तभी तो हम यहाँ छुपे बैठे हैं। वो यहाँ पहुँचे, अपनी ज़बानी ऐसा कुछ कहे जिससे साजिश में उसकी शिरकत साबित हो और जो मेरी निगाह में उसका इकबालिया बयान हो। आप समझते हैं ऐसा कुछ होगा? खुद को यहाँ तन्हा जानकर कोठारी और मैडम ऐसा कुछ कहेंगे जो इस हकीकत को मुहर बंद करेगा कि असल में साजिश की आर्किटेक्ट मैडम थी। और ऐसा ना हुआ तो कुछ और सोचेंगे। लिहाजा फ़िलहाल आप खामोश रहेंगे, उस पर यह उजागर नहीं होने देंगे कि आप हकीकत जान चुके हैं। मेरा यही इरादा है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा? आपने खुद सिक्योरिटी ऑफिसर से फ़ोन पर कहलवाया कि स्वीट नंबर 102 में खून हो गया था और खूनी फ़रार हो गया था। इसका साफ मतलब मैडम ने ये लगाया होगा कि मैं अपने मिशन में कामयाब रहा था, खून आपका हुआ था और मैं निकल भागने में कामयाब हो गया। मैडम को जब पता चलेगा ऐसा नहीं हुआ था तो क्या होगा? अगर यहाँ उसकी वाणी मुखर हुई और जो तस्दीक मैं चाहता हूँ वो हुई तो कैसे परवाह होगी कि आगे क्या होगा या वो क्या सोचेगी। आप आखिरकार तो जिंदा मैडम से रूबरू होंगे या नहीं? होना पड़ेगा। तो तब आप क्या कहेंगे कि महामाया में क्या हुआ था? मैं गोली चली थी, किसी अनजान शख्स ने वहाँ मेरे पर गोली चलाई थी, लेकिन वो मुझे लगी नहीं थी। सिक्योरिटी वाले स्वीट में गोली चलने की खबर से ही कूदकर इस नतीजे पर पहुँच गए कि वहाँ एक खूनी वारदात हो गई थी और वारदात को अंजाम देने वाला शख्स फरार होने में कामयाब हो गया था। कोई और शख्स, ना कि मैं। हाँ, तो मैं कहाँ गया? कहाँ? क्या? पता कर। मुझे क्या पता कहाँ गए? शायद महामाया में पहुँचे ही ना हो। आप मुझे ख़त्म करने का इरादा रखते हैं? मैडम को ये बात हज़म हो जाएगी कि एक तो अपने काम को अंजाम देने के लिए मैं महामाया ना पहुँचा, दूसरा गायब भी हो गया। तुम पागल हो? अरे उसने एक मकसद के लिए तुम्हें फांसा, उसका वो मकसद पूरा नहीं हुआ। तुमने स्कीम को यूँ बिगाड़ा कि उस पर दोबारा अमल किए जाने की भी गुंजाइश नहीं छोड़ी। फिर ऐसे शख्स से उसे क्या लेना देना होगा? उसे क्या परवाह होगी कि तुम कहाँ गायब होगी? यानी कि वो मुझसे पल्ला झाड़ लेगी? ये बात तुम उसके खाविंद के सामने कह रहे हो? पल्ला झाड़ लेगी कहकर कबूल कर रहे हो कि पल्ला पकड़ा हुआ था? नहीं नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। मेरा दिल कहता ना मैं तुम्हें महामाया में ही शूट कर देता, लेकिन वहाँ लाश ठिकाने लगाने में दिक्कत होती और यही प्रॉब्लम यहाँ है। इसलिए कितनी भी इंसल्टिंग बात कहनी है कह लो, कुछ अरसा तो तुम जिंदा ही रहोगे। जान बख्शी की कोई सूरत नहीं? बताओ तुम्हारी करतूत है ऐसी? नहीं, लेकिन फिर भी कुछ। चुप करो, कोई बाहर है। मुझे की होल में चाबी घुमाए जाने की आवाज़ सुनाई थी, अब आवाज़ ना निकले। सिंगला ने मजबूती से होठ भींच लिए। 1 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे जबकि कोठारी की कार पर सवार कोठारी और नमिता तारदेव आशा अपार्टमेंट्स पहुंचे। वहां उनका स्वागत मुकम्मल सन्नाटे ने किया। दोनों की निगाहें मिली। शायद भीतर कोई हो। कोठारी दबे स्वर में बोला। आश्वासनहीन भाव से नमिता ने सहमति में सर हिलाया। कार कंपाउंड में दाखिल हुई, लेकिन वहाँ भी उन्हें कोई पुलिस की गाड़ी या कोई पुलिसिया दिखाई नहीं दिया। शायद छुपे हुए हों। वजह? भाई कोई भी पुलिस वालों की सोच है, क्या पता लगता है। बिल्डिंग के चारों तरफ से देखकर मुतमईन होकर वो लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर पहुंचे। वहां नमिता ने चाबी लगाकर फ्लैट के मुख्य द्वार का बिल्ट इन लॉक खोला और वो भीतर दाखिल हुई। भीतर मेन डोर के बाजू में ही वो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स था जिसमें कि बिजली का मेन स्विच था। उसे ऑन करने के लिए उसने उधर हाथ बढ़ाया तो पाया कि वो पहले से ऑन था। उसने हाथ वापस खींच लिया और हॉल की 2-3 बत्तियाँ ऑन की। क्या बात है? उसकी सूरत देखता कोठारी असमंजस भाव से बोला। नमिता ने चेतावनी भरे ढंग से होठों पर उंगली रखी। कोठारी हड़बड़ाया और खामोश हो गया। आगे बढ़कर
धीरे से उन्होंने ड्राइंग रूम की कुछ बत्तियां जलाई और उससे आगे बेडरूम को ड्राइंग रूम से जोड़ते छोटे से गलियारे में मौजूद बाथरूम के दरवाजे पर नमिता पहुंची। वहां से उसने कोठारी को दबे पांव करीब आने का इशारा किया। वो करीब आया तो उसने उसकी बाहें थाम कर उसे बाथरूम के भीतर खींच लिया और जानबूझकर जोर से आवाज़ करते हुए दरवाज़ा बंद कर दिया। क्या? कोठारी ने कहना चाहा। नमिता ने फिर होठों पर उंगली रखी, बाथरूम का नल चलाया और उसके नीचे वहाँ पड़ी खाली बाल्टी सरका दी। बंद बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ गूंजने लगी। फ्लैट में कोई है? तुम्हें कैसे मालूम? मैं जब यहाँ से गई थी तो हॉल और ड्राइंग रूम की बत्तियाँ ऑन छोड़कर मेन स्विच ऑफ करके गई थी, जो कि मेरी हमेशा की रूटीन है। अभी जब हम यहाँ पहुँचे तो मेन स्विच पहले से ऑन था, लेकिन बत्ती कोई नहीं जल रही थी। तो समझो कोई हमारे से पहले आया, उसे मेन स्विच ऑन किया, जहाँ रोशनी ज़रूरी समझी वहाँ के स्विच ऑन किए और फिर मेन स्विच ऑफ करने की जगह वो अलग अलग स्विच ऑफ कर दिए। कौन आया होगा? सदा पागल हो गई क्या? पुलिस भी कहती तो कोई बात थी। पुलिस का जबरन फ्लैट का ताला खोलने का कोई मतलब नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन और कोई अभी भी यहाँ है क्या? मेरा दिल कहता है कि वो अभी यहाँ है। सदा यहीं है, लेकिन वो तो महामाया में, उसे कुछ नहीं हुआ वहाँ। खामखा सिक्योरिटी वालों ने साफ बोला था कि खून हो गया और खूनी भाग गया। नहीं, मुझे लग रहा है कि सदा यहीं पे छुपा हुआ बैठा है और यहाँ हम ऐसा कुछ बोलें जिससे कि हमारे इरादों की पोल खुल जाए। इतने बड़े फ्लैट में कहाँ छुप कर बैठा होगा? वो सुन सकता है कोठारी। उसके पास स्नूपर नाम का एक आला है जो इन्हीं कामों में इस्तेमाल होता है। उसके ज़रिए फ्लैट के किसी भी कोने में होती मामूली से मामूली आवाज़ सुनी जा सकती है। क्या बात करती हो? वो हमारी बातचीत सुन रहा है? अभी तो नहीं सुन पा रहा होगा क्योंकि पानी की आवाज़ में हमारी आवाज़ें दब गईं। इस वक्त स्नूपर के ज़रिए उसे कुछ सुनाई दे रहा होगा तो पानी चलने की आवाज़। लेकिन पुणेकर यहाँ, या फिर कोई और भी हो सकता है, क्योंकि फ्लैट के मेन डोर की चाबी मेरे अलावा सिर्फ उसके पास है। मुझे मेन स्विच ऑफ ना मिलना इस बात का सबूत है कि वो यहाँ है। मेरा दिल गवाही देता है वो यहाँ है, वरना मेन स्विच ऑन होने का कोई मतलब ही नहीं। महामाया में जो कुछ हुआ, अगर उसमें उसे मेरी भी शिरकत जान पड़ती है तो अगर उसमें उसे मेरी शिरकत जान पड़ती है तो उसका यहाँ मेरे लिए कोई जाल बिछाए बैठे होना स्वाभाविक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो एक शक की बिना पर यहाँ है, जिसकी तस्दीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हाँ, और हमें इसी बात को कैश करना है। कैसे? हमें ये मानकर चलना है कि सदा यहाँ है और वो अपने खास आले स्नूपर के जरिए हमारी बात सुनने की पोजीशन में है। अब हमने उसे ऐसी बातें परोसनी है जिससे सुनकर उसे लगे कि वो नाहक मेरे पर शक कर रहा है। महामाया में जो कुछ हुआ मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। वो सब डॉक्टर की बीमार सोच का नतीजा था, अपनी नातजुर्बेकारी की वजह से, जिसका खामियाजा उसने भुगता। ये क्या तुम बोल रही हो? पहले हमें ये पता चलना चाहिए कि महामाया में हुआ क्या था। उसका वक्त नहीं है। अगर हम यहाँ आए और चले गए तो ये अपने आप में शक जगाने वाला काम हो जाएगा। और ये ना भूलो कि तुम मेरे साथ इसलिए हो क्योंकि हम यहाँ उसके नहीं पुलिस के मिलने की उम्मीद कर रहे थे। अब हमने ये जाहिर करना है कि हम उसके लिए फ़िक्रमंद हैं, क्योंकि सदा का मराठा मंदिर ना पहुँचना और यहाँ भी ना होना मुझे हलकान कर रहा है। हमने मेरी ये चिंता जाहिर करते हुए डायलॉग उसे परोसने हैं और असल बात की बाबत एक लफ्ज़ भी हरगिज़ ज़बान पर नहीं लाना। कैसे करेंगे हम ये? मैं करूँगी, तुम सिर्फ क्यू के मुताबिक हाँ हूँ में मुझे सपोर्ट करना। ओके, पहले मैं दबे पाँव ड्राइंग रूम में पहुँचती हूँ और फिर तुम आओ। हॉले से दरवाज़ा खोलकर पहले कोठारी बाहर निकला और नमिता नल बंद करके धीरे धीरे बाहर आए और जोर से आवाज़ करते हुए ड्राइंग रूम में पहुँची। वो यहाँ पर भी नहीं है। कहाँ चले गए? मुझे तो भारी फिक्र हो रही है। अरे आप बेकार चिंता कर रही हैं। पुणेकर साहब तो एक बिज़ी आदमी है, कोई काम आ गया होगा। खबर तो करते, हमारी वजह से नहीं तो मेहमानों की वजह से। वो तो डॉक्टर सिंगला की वजह से हुआ ना। तुम तो कहती थी कि पुणेकर साहब की जगह मेज़बान का रोल अदा करना था। बढ़िया मेज़बान चुना जो हर जगह से गायब भी रहा। यही तो मैं सोच रही हूँ कि वो कहाँ गए। पुणेकर साहब डॉक्टर को ज़्यादा ही भाव देने लगे हैं, इसी वजह से उसकी ये मजाल हुई।
अरे उसे भाड़ में झोंको, उनकी सोचो, कहीं कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। शुभ शुभ बोलो। नहीं हो सकता है। मैं क्या करूं,